चलो फिर, तो हमने पिछली क्लास में क्या था, क्या था, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, और हमने सारे इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का ही सेकंड पार्ट, इसका नाम है एल्काइलेशन। तो ये भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वैसे तो हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, एल्काइलेशन। तो इन जनरल हमने बोला था कि जो एल्काइल हैलाइड है, अगर वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और Na2CO3 में, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, वो बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई और ले लेते हैं, या चलो ऐसे ले लो इसको, NH2 एनिलीन लिया हमने, NCERT का ही क्वेश्चन है ये, CH3CH2I या Cl इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो ये SN2 रिएक्शन है और ये इसको रिप्लेस करेगा, NH CH3 आ जाएगा, फिर ये रिएक्शन फर्दर हो जाएगा, CH3Cl, सॉरी इसमें तो लोन पे रहेंगे ना, पॉजिटिव नहीं है, और डाइमिथाइल एमाइन, डाइमिथाइल एनिलीन, एमाइन नहीं, जो कि फर्दर आगे और रिएक्ट करके CH3Cl, और ये बन गया जी N। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 होल थ्राइस और Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पे एक एडिशनल चीज करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है हमारे पास, और उसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या है कि अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं कोई भी, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, I नेगेटिव, और इसको हमने हीट किया, मॉइस्ट AgO की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इसमें जो बन जाएगा तो इसमें जो एल्कीन बनती है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मेजर एल्कीन बनती है, दिस इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो नॉर्मली हमने, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, आपको याद होगा एक हमने टॉपिक पढ़ा था जो कि था सेट्जेफ रूल, तो उसमें हम कौन सी एल्कीन मेजर होती है उसमें, जो कि मोर एल्काइलेटेड होती है। इसमें क्या, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब लीस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, ये ऑपोजिट है मतलब उसके सेट्जेफ रूल के। तो ये थोड़ी सी एडिशनल बात थी। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, ये हमने वैसे भी डिस्कस कर ही लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। दूसरा है जी हमारे पास एसाइलेशन। थर्ड रिएक्शन, सॉरी, क्योंकि पहला तो बेसिक नेचर आ गया ना, एसाइलेशन। तो अगर हमने ये लिया जी एसिटाइल क्लोराइड और अमाइन ले लिया हमने ये,
तो यहां पे भी ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इस तरह से, एंड दिस इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो CH3C डबल बॉन्ड O NHC2H5। तो इसका नाम हो गया N इथाइल इथेनामाइड प्लस HCl। अच्छा, इसकी जगह पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, CH3 CH2 NH2। तो वहां पे बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, pyridine जो हमारे पास बेस होता है। अभी लिखेंगे कि बेस क्यों यूज किया हमने, या आप बता सकते हो कि क्यों यूज किया होगा। यहाँ पे ये बना और CH3COOH साइड प्रोडक्ट का फर्क है। उसके अलावा अगर हम, ये तो प्राइमरी अमाइन ली हुई है अभी हमने, हम सेकेंडरी अमाइन भी तो ले सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस प्लस CH3CH2 होल ट्वाइस NH, हमने ये ले लिया। तो ये अमाइड बना, दिस इज प्राइमरी अमाइड। तो इसका नाम है जी NN डाइथाइल इथेनामाइड, ये सेकेंडरी अमाइड बन गया। NN डाई इथाइल, अगर इथाइल ग्रुप ले तो इथाइल इथेनामाइड। तो यहां पे लिख लेते हैं रोल ऑफ बेस। एनी आइडिया, हमने ये पढ़ा हुआ है और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ऐसा ही था, जब हम एसिटाइलेशन करते हैं अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, ये आपको पता है, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, और यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड। कुछ आइडिया, एनी आइडिया व्हाई वी आर यूजिंग बेस pyridine? क्योंकि यहां पे जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl है, एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यहां पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लो रोल ऑफ बेस में लिखना आपने, टू न्यूट्रलाइज HCl, to neutralize HCl which shifts the equilibrium in forward direction। अच्छा, अभी तक हमने एलिफेटिक अमाइंस ही ली हुई है। अब ले लेते हैं विद एरोमेटिक अमाइंस, एसिटाइलेशन का ही पार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज विद एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइन, सपोज कि हमने एनिलीन ले लिया और इसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, तो हमारे पास ये बन गया जी, दिस इज एन फिनाइल इथेनामाइड, and this is also known as acetanilide।
N-phenylethanamide, which is also known as estenalide. और इसकी जगह पे ना हम यहाँ पे आपको पता है कि वी कैन ऑल्सो यूज एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप ही तो इंट्रोड्यूस करना है हमने ऊपर। अच्छा, अगर हमने क्या किया कि NH2 लिया और यहां पे बेंजोइल क्लोराइड ले लिया इस बार, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH और pyridine, तो जैसे हमने ऊपर भी लिखा इन द सेम वे हमारे पास ये भी आ गया HCl या साइड प्रोडक्ट जो भी डिपेंड करेगा। तो दिस इज N-phenyl बेंजामाइड, N-phenyl बेंजामाइड, और इसको बेंजीनालिडीन भी बोलते हैं। सो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ये आपको तो ये जो निचले वाली रिएक्शन है ना, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी थी फिनोल के लिए। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब हम फिनोल लेते हैं और बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो N-phenyl बेंजोएट बनता है हमारे पास। नेम रिएक्शन याद है कौन सी थी? उसका नाम है स्कॉटन ब्यूमेन रिएक्शन, स्कॉटन ब्यूमेन रिएक्शन। यहां पे दो नोट कर लेते, 2 पॉइंट नोट। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट कि बेंजोइलेशन ऑफ compounds having active hydrogen atoms, benzoylation of compounds having active hydrogen atoms like alcohol, amines, phenol। अल्कोहल भी हो सकता है यहां पे NH2 की जगह पे, अमाइन तो हमने लिया है, फिनोल भी हो सकता है, विद C6H5COCl, ये जो ऊपर लिया हमने बेंजोइल क्लोराइड। is called Scotton-Beumann reaction, is called Scotton-Beumann reaction। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं यहां पे एनिलीन ही हो, यहां पे मिथाइलमाइन भी हो सकता है, इथाइलमाइन, कोई भी अमाइन हो सकती है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। एट द सेम टाइम यहां पे अल्कोहल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है। तो उन सब के लिए स्कॉटन ब्यूमेन होती है, ना कि सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, इट कैन बी एलिफेटिक एज वेल। दूसरा नोट जी, अच्छा आपको याद होगा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि जो जब हम इसकी एसाइलेशन अल्काइलेशन करते हैं ना, हॉफमैन एमोनोलिसिस भी बोलते हैं जिसको, तो उसमें आगे से आगे बनता है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी फिर क्वाटरनरी। तो यहाँ अमाइड वाले में क्यों नहीं होता ऐसे? जैसे अमाइड बन गया था अभी, तो अमाइड में फर्दर क्यों नहीं हुआ? तो ये भी लिख लेना जी आपने, अनलाइक एल्काइलेशन ऑफ अमाइन, unlike alkylation of amines, amide formed do not react further, amide formed do not react further with RCOCl or RCO whole twice O, acetyl chloride or acetic anhydride, as amides are non-basic, as amides are non-basic and poor nucleophile,
ड्यू टू delocalization of lone pair of electron over CO group, due to delocalization of lone pair of electron over CO। मतलब जैसे ये अभी ऊपर हमने प्राइमरी अमाइड बनाया था, ये बना था हमारे पास और यहां पे ये बन गया था, तो बोलते आगे से आगे से सेकेंडरी अमाइड टर्शियरी अमाइड क्यों नहीं बनता, जैसे हॉफ उसमें किया था हमने हॉफमैन एमोनोलिसिस में। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि जो ये CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता रहता है, तो नाइट्रोजन के पास नहीं बचते। जैसे अमाइन में क्या होता है, अमाइन में हमेशा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहते, तो आगे से आगे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। यहां पे नाइट्रोजन क्योंकि खुद ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि क्यों अमाइड में आगे नहीं बनेगा। तो इट इज ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ CO, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। तो ये हो गया जी हमारी एसाइलेशन। हो गए। फोर्थ पे आते हैं जी हम, और रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। दिस आर फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, बाय नेम प्रोसेस इसको हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बाइलमाइन रिएक्शन। कार्बाइलमाइन रिएक्शन या प्रोसेस या कुछ भी। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी अमाइन है कोई भी, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, जब हम उनको क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ हीट करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां पे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम जानते हैं जी आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमाइन के नाम के साथ। सो दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमाइन। आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमाइन विच हैज ऑफेंसिव स्मेल, गंदी स्मेल होती है, या अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव स्मेल या अनप्लेजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं इसको, फाउल स्मेल, कुछ भी जो भी लिखना आपने, या फाउल स्मेल। ठीक है, आप चाहे तो यहां पे लिखिएगा C6H5NH2, सेम चीज क्लोरोफॉर्म, और यहां पे बन जाएगा हमारे पास C6H5N∧C, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बाकी 3KCl and 3H2। उसके अलावा अगर मैंने यहां पे इथाइलमाइन लिख दी और क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ इसको किया हीट, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये ऑफेंसिव स्मेल आती है। तो इसमें हम नोट करके कुछ 2 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जी, लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखना आपने, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर, this reaction is used as test for primary amines. This reaction is used as test for primary amines, as secondary and tertiary amines, do not react with KOH and
CHCl3, वो रिएक्ट नहीं करती तो उसमें ऑफेंसिव स्मेल आएगी नहीं। सेकंड लिखना आपने, इन दिस रिएक्शन attacking reagent is, in this reaction attacking reagent is dichlorocarbene। तो इस रिएक्शन में भी जो अटैकिंग रिएजेंट होता है या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम, इन दिस रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट इज डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। हाँ जी, किसी और रिएक्शन में भी अटैकिंग रिएजेंट था। विच अनदर रिएक्शन हैज सेम अटैकिंग रिएजेंट? बाय नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डी से था, ओके। तो वो था जी हमारे पास, और राइमर-टाइमन रिएक्शन, उसमें भी NH और क्लोरोफॉर्म ही तो यूज करते हैं। तो NaOH और यहाँ पे KOH यूज किया, वहां NaOH यूज करते थे हम, और उसमें होती है, उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसा था कुछ। ये क्लोरोफॉर्म हो गया ना, चलो लिख ही लेते हैं फिर पूरा जब लिख ही रहे हैं। ये क्लोरोफॉर्म, और यहां पे भी जैसे ये OH आएगा, ये क्या करेगा, ये इसको अटैक करेगा, और एट द सेम टाइम यहां पे निकल जाएगा बाहर। Cl अपने लोन पेयर के साथ निकल गया बाहर, और ये बन गया जी हमारे पास 2 Cl रह गए यहां पे। दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन और H2O प्लस Cl नेगेटिव। इस तरह से था, सेम ही मैकेनिज्म हमने वहां पे भी किया था। तो ये हो गया जी फोर्थ। फिफ्थ लिखते हैं जी हम, तो फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कौन सा फिफ्थ बोला ना मैं? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, या इसको टेस्ट भी बोलते हैं हम। तो अगर हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लिया, दिस इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। अच्छा, ये वाला एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, पर बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और इसको हमने रिएक्ट करवाया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, दिस इज CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसके साथ जब हमने इसको वार्म किया तो हमारे पास बन गया जी RNH C डबल बॉन्ड S, और इधर आ गया SH आ गया। फिर इसको HgCl2 की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास बन गया RN ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS प्लस 2H। तो दिस इज नोन एज एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और ये जो कंपाउंड बना इट स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल करता है। इट स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, तब इसलिए हम इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी माइन होती है, ये सेकेंडरी माइन, और जो टर्शियरी माइन है वो जब हम CS2 और HgCl2 करते हैं तो उसमें नो रिएक्शन आता है। तो ये भी टेस्ट हो गया प्राइमरी माइंस के लिए। तो दिस वाज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और नेक्स्ट करते हैं जी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, और रिएक्शन विद NNO2 प्लस HCl।
रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, जिसको या हम इसकी जगह पे HNO2 भी बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। तो अभी हम बात करेंगे कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और जो एरोमेटिक होती है वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास। तो अगर हमने ये लिया जी, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, पहले HNO2 ले लिया हमने, या NaNO2 प्लस HCl, ऐसा लिख लेते हैं पहले। यहां लिया जी हमने प्राइमरी अमाइन, यहां ले लेते हैं हम सेकेंडरी अमाइंस, और यहां पे टर्शियरी अमाइंस। एनसीईआरटी में सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का ही दिया हुआ है रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइन भी दो तरह के हैं हमारे पास, आपको पता है, एक होते हैं एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो शायद आपको याद होगा कि जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करें अगर हम, जब हम HNO2 के साथ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करते थे, तो हमारे पास जो सीधा अल्कोहल बन जाता था, मतलब उसमें अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कन्वर्जन में भी हमने जो एक रूट बनाया था हमने, तो उसमें भी हमने सीधा लिखा था कि अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है तो यहां पे बनेगा। पर अगर एरोमेटिक अमाइन है और HNO2 और HCl, वही जो एरो के ऊपर भी लिखते हैं हम, NaNO2 प्लस HCl एंड 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोटाइजेशन तो इसी के लिए हुई, बाकी के लिए तो हुई नहीं एक तरह से। प्लस 2H2। तो यहां पे हमने बात कर रहे हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है नाइट्रस एसिड के साथ। अब ऐसा क्यों होता है कि इसमें क्यों नहीं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे जब। तो ये तो हो गया जी इधर। अब यहां पे करते हैं सेकेंडरी अमाइन। यहां पे हम लिख रहे हैं बोथ एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। दोनों अमाइंस में। तो भाई जब हमने इसको रिएक्ट करवाया यहां पे R2NH और Ar2NH, तो यहां पे वो HNO2 के साथ जो कंपाउंड बनाएंगे हमारे पास, दैट इज R2N डबल बॉन्ड O प्लस H2O, या Ar, जो एरोमेटिक अमाइन है उसमें भी ऐसा ही बनेगा, N डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो अमाइन। तो यहां पे टर्शियरी अमाइन में क्या होता है कि जो एलिफेटिक होती है हमारे पास, एलिफेटिक में जब हमने HNO2 डाल दिया, नाइट्रस एसिड डाला, तो यहां पे बनता है हमारे पास सॉल्युबल नाइट्रेट। और जो एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन थी उसमें नाइट्रस एसिड डालने पर नाइट्रोसो अमाइन बनेगी। नाइट्रोसो अमाइन। तो समराइज करें अगर कि जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्राइमरी अमाइंस को, तो अगर एलिफेटिक अमाइंस होगी तो वो बनेगा अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जो एरोमेटिक अमाइन है वो डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे। जो सेकेंडरी अमाइंस है वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्रोसो अमाइन। जबकि टर्शियरी अमाइन क्या करती है कि एलिफेटिक जो टर्शियरी अमाइंस है दे फॉर्म सॉल्युबल नाइट्रेट,
और एरोमेटिक अमाइन नाइट्रोसो अमाइन। अब लिखिएगा आप, इसी में हेडिंग दीजिएगा लिबरमैन नाइट्रोसो अमाइन रिएक्शन। यहीं पे हेडिंग देते हैं LIBER, लिबरमैन नाइट्रोसो अमाइन रिएक्शन और टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो अमाइन रिएक्शन और टेस्ट। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब जो सेकेंडरी अमाइंस होती है वो क्या करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस नाइट्रोसोमाइन बना देते हैं। तो दोबारा से लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ये RNH था, सेकेंडरी अमाइंस थे, जब हमने नाइट्रस एसिड के साथ करवाया रिएक्टेंट को, तो RN डबल बॉन्ड O बन गया जी हमारे पास इसमें। तो दिस इज येलो ऑयली सब्सटेंस, येलो ऑयल की तरह बनता है ये, विच इज नोन एज नाइट्रोसोमाइन। अगर हम इसमें डालेंगे फिनोल इन एसिडिक मीडियम, तो जो येलो ऑयल कंपाउंड था वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में, और ग्रीन सॉल्यूशन में अगर हमने NH और वाटर डाल दिया तो हमारे पास बन जाएगा रेड सॉल्यूशन। इसलिए इस रिएक्शन को हम सेकेंडरी अमाइंस के लिए यूज करते हैं एज अ टेस्ट। तो एक तो आपने ये पॉइंट रखना है याद। अच्छा, दूसरा है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नोट, तो नोट करके लिखिएगा। देखिए, जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस थी, मैंने भी आपको बताया, उसमें क्या होता है हमारे पास, इस रिएक्शन में NO2 गैस भी रिलीज होती है, अल्कोहल तो बन ही रहा है साथ में। तो इसका क्या यूज है, तो लिखना आपने लिबरेशन ऑफ N2 गैस, लिबरेशन ऑफ N2 गैस by primary amines with HNO2 used in estimation of amino acids and proteins, used in estimation of amino acids and proteins। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे, फिर चलते हैं आगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसका तो क्वेश्चन है कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद बेंजाइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। ये स्कॉटन ब्यूमन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ये एनिलिन है हमारे पास, 13.7 की बात कर रहे हैं, और बेंजाइल क्लोराइड आपको पता है, हम ऐसे लिख देते हैं COCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या पेरिडिन, और हमारे पास ये बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O NH plus HCl। So this is N-phenyl benzamide and this is the example of Scotton-Beumann reaction। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। तो C3H9N के लिए पहले तो हमारे को आइसोमर्स लिखने हैं जो भी है। तो एक आइसोमर इसका ये हो सकता है, दूसरा आइसोमर इसका हमारे पास ये भी बन सकता है, तीसरा आइसोमर हमारे पास इसका जो बनेगा वो टर्शियम आइन बनेगा। और भी बन सकता है, कोई बन सकता है, कौन सा, हमारे पास ये भी तो बन सकता है ना।
और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से कि राइट द IUPAC नेम ऑफ आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो N2 गैस निकलती है, कौन देगा? प्राइमरी अमाइन। तो एक तो ये हो गया जी हमारे पास प्रोपेन 1 अमाइन, इट विल लिबरेट नाइट्रोजन बिकॉज इट इज प्राइमरी अमाइन, एंड एट द सेम टाइम ये भी तो प्राइमरी अमाइन है, दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा नाइट्रोजन गैस। तो प्राइमरी अमाइंस देते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगला करते हैं हम। अब है जी रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये वाला जो रिएक्शन है यहां पे लिख लेते हैं हम, यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम हिंसबर्ग के टेस्ट के नाम से जानते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। हो गए? तो हम एक जगह लिखते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहां पे जैसे लिख लेते हैं। सो दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, शायद अभी रिसेंटली भी आया था, नीट में भी था। तो इट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, यहां से लिख दिया हमने। तो इसको ऊपर लाइन को मैं मिटा देता हूं, यहां मेरे को जगह चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमने ले ली प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो जब प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये Cl और HCl निकल गया यहां पे। दिस इज N alkyl sulfonamide। इन द सेम वे जो सेकेंडरी अमाइन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ना तो HCl निकल गया और हमारे पास बन जाएगा N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड था, सॉरी N alkyl बेंजीन सल्फोनामाइड। So this is NN dialkyl benzene sulfonamide। और अगर हम टर्शियरी अमाइन लेते हैं तो उसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये है। तो नो रिएक्शन एज इट हैज नो रिप्लेसेबल H अटैच टू नाइट्रोजन। तो यहां पे नाइट्रोजन के साथ टर्शियरी अमाइन में होता नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी में है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है हमने बेस।
दोनों में डालेंगे बेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा N नेगेटिव K पॉजिटिव, पोटेशियम सॉल्ट बन गया जी, R भी था, R K पॉजिटिव आया हमारे पास यहां पे। सो दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। और ये आपको पता है कि सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाता है तो क्लियर सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। यानी जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है, जब हमने उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना, जब हमने इसमें KOH का सॉल्यूशन डाला तो सॉल्ट बना पोटेशियम सॉल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लियर सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। जब यहां पे हम करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा इस केस में। तो रीजन क्या है यहां पे, अगर आप दोनों को स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ ऊपर, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन बेस। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस क्लियर सॉल्यूशन देगी, सेकेंडरी अमाइंस नॉट एलिफेटिक, ऑल एरोमाइन, एलिफेटिक भी होता है एरोमेटिक भी होता है कोई भी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि यहां पे सॉल्ट क्यों बन जाता है, हाइड्रोजन तो है। तो आपने एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, यहां पे एनसीईआरटी में भी दिया और वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, इस वाले हाइड्रोजन की। इन एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड hydrogen atom is acidic, hydrogen atom is acidic due to electron withdrawing sulfonyl group, electron withdrawing सल्फोनाइल ग्रुप। तो जो ये ग्रुप होता है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो सल्फोनाइल ग्रुप है बेंजीन सल्फोनाइल, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो H जो है हाईली एसिडिक है। लिखिए इन एन, पूरा क्या लिखा मैंने, दोबारा से वही सेंटेंस पढ़ो। हाँ, H atom is electron withdrawing, H atom is acidic due to electron withdrawing nature of sulfonyl group. Hence, लिखना आपने, hence it is soluble in KOH. तो घुल जाएगा KOH के अंदर। अब यहां पे क्या है, यहां तो हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, घुलेगा नहीं उसके अंदर, सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा जी, एक और लिखना नोट में, सेकंड फर्स्ट पॉइंट कर लो, सेकंड फर्स्ट तो जो आपने लिखा, सेकंड पॉइंट और ऐड कर लो कि these days benzene sulfonyl chloride, these days benzene sulfonyl chloride has been replaced by paratoluene sulfonyl chloride, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ब्रैकेट में लिखना आपने, इसको लिखते हैं TSCl और TOSCl भी लिख देते कई बार, TSCl और TOSCl। तो आजकल पैराटोलिन मतलब यहां पे CH3 ग्रुप लगा दिया तो उसको बोलेंगे पैराटोलिन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ बेंजीन क्लोराइड। और ये लास्ट रिएक्शन इसका अमाइंस का, फिर अमाइंस वाला टॉपिक खत्म और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और लिखना जी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई सबसे पहली बात, जो NH2 ग्रुप होता है हमारे पास, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके एनिलिन के, तो जो NH2 ग्रुप है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन में दे देता है। जैसे हमने कल बेसिक नेचर में भी बनाया था एक, तो एक ही बनाऊंगा मैं, बाकी आपको आते ही है बनाने। ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बेंजीन को, तो उससे उसका बेसिक कैरेक्टर तो कम हो गया था, पर इसकी एक्टिवेटिंग पावर बढ़ गई। तो इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, as a result of which it undergo electrophilic substitution and further electron density will be increased at ortho and para position। यहां पे मैंने ऑर्थो पे दिखा दी, उसी तरह से पैरा पे आ जाएगी, तो इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। तो कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सल्फोनेशन, तो 5 रिएक्शन होते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो हर चैप्टर में कर रहे हैं हम, और आज आखिरी है, इसके बाद नहीं आएगा क्योंकि खत्म ही हो गया ना अब काम। तो फर्स्ट इसका जो कर लेते हैं हम, वो कर लेते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जब हम एनिलिन की करते हैं तो हमारे पास आता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं टू गेट मोनोब्रोमो एनिलिन, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, मतलब इसकी एक्टिवेटिंग पावर हमारे को कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप करना पड़ेगा हमारे को, इस ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। व्हाइट प्रेसिपिटेट वाली बात हटा देते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम, तो हमने क्या किया कि पहले इसका एस्टेनोलाइट बनाना है हमने। दिस इज एस्टेनोलाइट। डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करेंगे, उसके बाद हम हेलोजिनेशन करेंगे इसमें। तो फिर तीनों पे हमारे पास जो है वो Br नहीं आएगा, बल्कि एक ही जगह पे आएगा, पैरा पे और ऑर्थो पे। फिर जब हम इसकी करेंगे आगे हाइड्रोलिसिस, तो ये NH2 ग्रुप रिस्टोर हो गया, पैरा वाला मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो माइनर बनेगा। सो दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलिन मेजर and this is minor। this is para bromo aniline या 4-ब्रोमो बेंजीनमाइन। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हाँ जी, अगर हमने ये मेजर बनाना तो क्या क्या सीक्वेंस डालना पड़ेगा। ऑप्शन दी होगी कि ब्रोमीन वाटर डालना है, या एक ऑप्शन दी होगी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर ब्रोमीन, फिर हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में। तो अगर हमारे को चाहिए सिर्फ एक ही Br, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस NH2 ग्रुप को। तो लिखो जी, पर्पज ऑफ एसाइलेशन, जो एसिटाइलेशन की हमने, इसी में लिखना भी आपने, पर्पज ऑफ एसिटाइलेशन। तो प्लीज राइट कि
acetyl group is introduced, acetyl group is introduced to reduce activating power of NH2 group, because CO group is electron withdrawing. यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो जब हमने इसमें ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ऊपर एस्टेनालाइड बना दिया, देखो क्वेश्चन क्या था कि जब NH2 ही ग्रुप है तो इसकी हाईली एक्टिवेटिंग पावर ये ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, तीनों जगह पे Br आ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो इसकी एक्टिवेटिंग पावर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, उसको थोड़ी कम करना है हमने। तो कम करने के लिए क्या किया हमने, इसमें ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, CO ग्रुप। अब जो CO ग्रुप है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और उससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमने इसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया NH2 ग्रुप को, मतलब उसकी एक्टिवेटिंग पावर कम कर दी। आई बात समझ? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट हो गया जी हमारे पास और हेलोजिनेशन। सेकेंड पार्ट, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं इसकी एनिलीन की, तो आपको पता है हमेशा नाइट्रेशन जब भी हम करते हैं NH3 एक तो कंसेंट्रेटेड देते हैं और ऊपर से H2SO4, क्योंकि इन दोनों से मिलकर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, NO2 पॉजिटिव आयन। तो यहां पे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एक रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो एक तो पैरा पे आना चाहिए, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आना चाहिए और आ भी रहा है। पर यहां पे एक और चीज हो रही है कि यहां पे मेटा वाला भी बन रहा है, एक बहुत आइसोमर। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में तो आता ही आता है ये क्वेश्चन। ये बन रहा है इसमें, यानी जो पैरा नाइट्रोएनिलीन है हमारे पास, वो बन रहा है 51%। जो ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन है वो बन रहा है 47%। जबकि ऑर्थो मेटा, ऑर्थो तो बात की बात है। पैरा नाइट्रोएनिलीन बनना है 51%, मेटा नाइट्रोएनिलीन बनना है 47, जबकि मेटा तो बनना नहीं चाहिए, इट इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये है जो ऑर्थो है, ये सिर्फ और सिर्फ 2% बन रहा है। ऑर्थो तो ज्यादा बनना चाहिए, ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए था ना ज्यादा। एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो नाइट्रेशन जो है वो इट गिव्स अनएक्सपेक्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। हेडिंग 2, रीजन फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। थक तो नहीं गए? बस थोड़ा सा 2 रिएक्शन और बचे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पलट कर रहेगा। रीजन फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। कोई बात नहीं, आप सुरक्षित हो। इसमें लिखिएगा कि नाइट्रेशन इज कैरिड अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। नाइट्रेशन इज कैरिड अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। ठीक है। under these condition NH2 group get protonated to form
aniline ion, get protonated to form aniline ion. ब्रैकेट में ये लिखिएगा aniline ion, which is meta directing group, which is meta directing. हो गया पॉइंट क्लियर? देखो जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन के लिए वी नीड HNO3 एंड H2SO4. तो इसका पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है कि जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था कि इससे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, NO2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, और HSO4 नेगेटिव एंड H2O, इस तरह से हो जाता है, ये नाइट्रो आयन बन जाता है. तो ये तो ठीक है, वो तो चाहिए हमारे को, बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है तो जो NH2 ग्रुप है तो बेसिक है, और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट, यानी एनिलीनियम आयन, H इसके ऊपर भी जाके अटैच हो जाएंगे. और जो एनिलीनियम आयन है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग. तो इस सॉल्यूशन में एक तो NH2 ग्रुप है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पे आ गया हमारे पास, एंड एट द सेम टाइम एनिलीनियम आयन भी बन जाएगा इसी सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा? मेटा. तो इसलिए हमारे पास ज्यादा अमाउंट में मेटा, और पैरा के लिए फिर बहुत कम चांसेस रहा. फिर हो गया पॉइंट क्लियर? अब लिखो जी आप आगे, टू गेट मोनो नाइट्रो एनिलिन, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक ही नाइट्रो है, मोनो नाइट्रो एनिलिन, और हम ये बोल सकते हैं टू अवॉइड मेटा नाइट्रो एनिलिन. तो अगेन हमारे को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी NH2 ग्रुप की, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. NH2 जो ग्रुप था वो एनिलीनियम आयन क्यों बना था? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं. अब हमने क्या कर दिया? इसकी प्रोटेक्शन कर दी, एस्टेनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया. अभी हमने पढ़ा कि जब ये एस्टेनाइड ग्रुप आ जाता है तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो नाइट्रोजन के पास रहने नहीं देता. आ रही बस में, नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहेंगे तो उससे उसकी एक्टिवेटिंग पावर हो जाएगी कम. तो बस ये लिखो जी. तो पहले ये करना हमने, फिर इसकी नाइट्रेशन की, ये बना, यहाँ पे NO2 ग्रुप आया, मेटा के चांसेस नहीं रहा, क्योंकि मेटा तो तब बनता अगर NH3 बन जाता, ऊपर NH3 बनने की गुंजाइश नहीं रही. तो हमारे पास आ गया, तो दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलिन, ये मेजर बना, ठीक है. ये ऑर्थ वाला माइनर बन गया. तो थर्ड सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होता है. तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट बनता है वो बनता है NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, जिसका नाम है हमारे पास, और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब जब हम इसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें से निकल जाता है H2O हमारे पास, और हमारे पास बनेगा सल्फानालिक एसिड. दिस इज कॉल्ड सल्फानालिक एसिड. अच्छा, सल्फानालिक एसिड क्या होता है? ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, इट रीअरेंज इटसेल्फ. अब हमारे को पता है कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट. तो ये H ऊपर को चला जाता है, और इसको बोलेंगे डायपोलर आयन. जो ये डायपोलर आयन एग्जिस्ट किया, मतलब डायपोलर का मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन. इट एग्जिस्ट एज अ डायपोलर आयन विच इज नोन एज ज्विटर आयन.
एंड द फोर्थ है जी फ्रीडल क्राफ्ट, FRIDEL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो डू नॉट शो, जो एनिलिन है इट डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज जो एनिलिन है हमारे पास, ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और एसाइलेशन दोनों में, AlCl3 होता है। ये क्या होता है, ये बनाता है इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देता है, C6H5NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। तो जो ये लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो क्या करता है, वो इस एनिलिन के साथ कंबाइन करके बना देता है ये सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात हम पहले भी 2 बार लिख चुके हैं। एक तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख चुके हैं, बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अगेन क्योंकि वहां पे भी सॉल्ट बन जाता है जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और वही बात हमने पढ़ी थी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक जी। तो इट डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसके साथ हमारा जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एनिलिन वाला और अमाइंस वाला सारा। अब बचता है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले डायजोनियम सॉल्ट और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इनके इकट्ठे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।